ये पाकिस्तान की मजमूई मुआशी सूरत हाल थी जिसकी वजह से हमें इस केओस का सामना करना पड़ा, इस टर्मोइल का सामना करना पड़ा और हम इस नहज तक पहुंच गए कि हमें IMF की इमदाद का इंतजार करना पड़ा। भारत ने चावल क्या बैन किया, नेपाल वापस से घुटनों पर आ गया। पिछले कुछ समय से चीन का संरक्षण मिलने के बाद से ही नेपाल के तेवर में काफी बदलाव आ गया था। देखा जाए तो नेपाल पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ है। चूंकि नेपाल में अधिकांश लोग गैर बासमती चावल खाते हैं, इसलिए भारत के फैसले से उनकी हालत को इस तरीके से समझती हूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहती है और भारत एक ऐसा कंट्री है, उसके यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है। उनको ये बात कहनी चाहिए थी। लेकिन जब वजीर आजम ऑफ इंडिया मोदी साहब पिछले अपने ट्रिप में 3 मुल्कों में गए हैं और डायस्पोरा एजुकेशन करेंसी UPI सिस्टम प्रमोट करके गए हैं, हमारा कौन सा आया डायस्पोरा को प्रमोट करने? हमारा भी तो मुस्तकबिल यूथ है इंडिया में। मैं देख रहा था कि तकरीबन आई थिंक 14% जो यंग मेंबर्स हैं वो लोकसभा में हैं उनकी। तो ये हमारे लोग यूथ जो है, ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसी कौन सी बात है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ के मुल्क को इकट्ठा किया हुआ है, जिनकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट बोलियां बोलते हैं, एक कल्चर। चाय बनाने वाले को वजीर आजम बना दे तो ये रास्ता है जहाँ आई समझ। ये फर्क और वो फर्क रहेगा। पाकिस्तान में ऐसा लीडर पैदा नहीं हो सकता। नेपाल की नज़दीकियाँ इन दिनों चीन से कुछ ज़्यादा ही बढ़ती दिख रही थी। यहाँ तक कि नेपाल ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी भाग लेने की अपनी मंशा जाहिर की थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि भारत के बिना नेपाल एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। और भारत ने केवल एक कार्रवाई की, नेपाल जाने वाले चावल के निर्यात को रोका। नेपाल घुटनों पर आ गया और उसके राजदूत ने माफ़ी तक मांग ली। आगे की चर्चा सुनते हैं। भारत ने चावल क्या बैन किया, नेपाल वापस से घुटनों पर आ गया। पिछले कुछ समय से चीन का संरक्षण मिलने के बाद से ही नेपाल के तेवर में काफी बदलाव आ गया था। भारत की तमाम वित्तीय मदद के बावजूद अक्सर नेपाल की तरफ से भारत विरोधी बातें सुनने को मिलती थी, मगर देश हित में भारत ने जो फैसला लिया उससे नेपाल समेत दुनिया भर के पसीने छूट गए। नेपाल काफी समय से बड़ी मात्रा में भारत से चावल आयात करता है। नेपाल में खपत होने वाले कुल चावल का लगभग 20% आयात भारत के जरिए किया जाता है, मगर जब से नेपाल को ये बात पता चली कि भारत ने गैर बासमती चिंता होने लगी है। चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले से नेपाली लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। देश की बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए नेपाल कई हद तक भारत पर प्रॉब्लम ही नहीं। तो देखिए, जब हमारे साथ ताल्लुकात की बात आती है तो इंडिया ये कहता है कि मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या वो क्लोज माइंडेड है, जबकि बाकी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात में वो क्लोज माइंडेड नहीं है। तो मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहती है और भारत एक ऐसा कंट्री है, उसके यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में, उसका सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि एक बेसिक फैक्टर ये भी है कि वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बना उनका, कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वेस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें ये पता चल गया कि, मैं तो ये समझती हूँ कि उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दी है। असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है। उनको ये बात कहनी चाहिए थी। लेकिन मुस्तकबिल यूथ है इंडिया में। मैं देख रहा था कि तकरीबन आई थिंक 14% जो यंग मेंबर्स हैं वो लोकसभा में हैं उनकी। तो ये हमारे लोग यूथ जो है, आपको लगता है कि कोई प्रोबेबिलिटी है कि हमारी यूथ भी आगे निकल पाएगी? जब वजीर आजम ऑफ इंडिया मोदी साहब पिछले अपने ट्रिप में 3 मुल्कों में गए हैं और डायस्पोरा एजुकेशन करेंसी UPI सिस्टम प्रमोट करके गए हैं, हमारा कौन सा आया डायस्पोरा को प्रमोट करने? हमारा भी तो बताया ना। हमारे किसी का इरादा है कि अच्छे लोगों को जाबें देंगी। इस वक्त 2 चीजें बताऊं, जापान और जर्मनी में सीरियस शॉर्टेज है इस वक्त लेबर की, पढ़ी लिखी लेबर की। डंकियों वाली लेबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारी लेबर सारी डंकियों वाली आ रही है। उनकी लेबर पढ़ के आती है डिग्रियां लेकर, फिर ऊपर से वजीर आजम उनका जाता है, उनको प्रमोट करता है उनको वहां से।
फिर वो आगे हिस्सा बनते हैं उसका, फिर वो तरक्कियां करते हैं वहां, फिर वो जाके वो साढ़े हमारे डायस्पोरा की क्या सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं बताता हूँ। डायस्पोरा हर गली में 4-4 मस्जिदें यहां भी बना दी हैं, हर गली में, हर मसलक की। बल्कि एक और बड़ी बात मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में तो आपको तो वाबी बनाते हैं, तो शिया तो फलाना, यहाँ पे उन्होंने उर्दू स्पीकिंग की अलग मस्जिद है, पंजाबियों की अलग मस्जिद है। ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसी कौन सी बात है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ के मुल्क को इकट्ठा किया हुआ है, जिनकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट बोलियां बोलते हैं, एक कल्चर डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है, और हमारी पूरी की पूरी सियासी क़यादत में एक बंदा भी नहीं है। वैसा क्या वजूहात है, फेलियर का पॉइंट क्या नजर आता है आपको? बंदा तो था जिसकी वजह से मुद्दी है। 3 नंबर 1 आजिज़ी, हम्बलनेस, जबरदस्त। नंबर 2 लॉयल्टी, और नंबर 3 ऑनेस्टी। और कोई उनको सुखाब के पर नहीं लगे हुए, और ये क्वालिटीज उनको दी नहीं गई, उन्होंने अपने अंदर तराशी हैं। ये उन्होंने अपने अंदर ये चीजें बनाई है, पैदा की है, तपस्या की है, हिमालय की पहाड़ियों पे, हिमालय की पहाड़ियों पे जाके मेडिटेशनें की हैं, ईश्वर से गुफ्तगू की है, उससे मांगा है रास्ता दिखा मुझे, मैं एक आजिज हूं, मुझे रास्ता दिखा। उसने एक चाय बनाने वाले को वजीर आजम बना दिया, तो ये रास्ता है, जाओ। आई समझ? ये फर्क, और वो फर्क रहेगा। पाकिस्तान में ऐसा लीडर पैदा नहीं हो सकता। देखा जाए तो नेपाल पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ है, क्योंकि नेपाल में अधिकांश लोग गैर बासमती चावल खाते हैं, इसलिए भारत के फैसले से उनकी हालत खराब हो चुकी है। हालांकि देखने वाली बात तो ये है कि ये वही नेपाल है जो समय समय पर पारा बदलता रहता है, कभी चीन तो कभी भारत। हाल ही में अपने फायदे के लिए नेपाल ने चीन का बराबर साथ दिया। भारत के खिलाफ चीन ने नेपाल और आसियान के दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, लेकिन अब नेपाल की जब अपनी पर आ पड़ी, तब वो इससे बचने के लिए भारत की मदद चाहता है। भारत ने जो गैर बासमती चावल बैन करने का फैसला लिया, वो देश हित में लिया। इस फैसले के बाद से ही अमेरिका, सिंगापुर, हर देश में लूट सी मच गई, मगर भारत की प्राथमिकता अपने लोग हैं। नेपाल में जो चावल को लेकर परेशानी उठी है, वो भी इसी फैसले की वजह से। हालांकि इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी उसे किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए अगर जाना है तो उसे चाहे आकाश मार्ग से जाए या समुद्र मार्ग से जाए या ज़मीन से जाए, उसे किसी दूसरे देश की धरती का प्रयोग करना ही पड़ता है। एक तरफ नेपाल के भारत है और दूसरे तरफ चीन। चीन में बिना वीज़ा के कोई भी नेपाली नहीं जा सकता, जबकि भारत ने नेपालियों के लिए बिना किसी रोक टोक के आने जाने पर यहाँ काम करने की छूट दे रखी है। यहाँ तक कि नेपाल के लोग भारतीय सेना में, गोरखा रेजिमेंट में हमेशा से भर्ती होते रहे हैं। भारत हमेशा से ही अर्थव्यवस्था की नेपाल की रीढ़ बना हुआ है, और नेपाली जब चाहते हैं भारत से मदद मांगते हैं, और एक हिंदू राष्ट्र होने के नाते भारत मदद भी करता है। और भारत के टूरिज्म से, जो वहाँ पर प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर है, यहाँ से जो हिंदू लोग जाते हैं, उनसे नेपाल का कारोबार भी चलता है। लेकिन इन दिनों नेपाल के कुछ तेवर बदले बदले दिख रहे थे। वहाँ पर जब से कम्युनिस्ट देउबा की सरकार आई, तब से ही वहाँ पर एक चीनी जो राजदूत थी, वो लेडी थी, उसने न जाने क्या जाल में फंसाया कि फिर वहाँ से ही मामला कुछ बिगड़ते लगा, और फिर ओली आए, उन्होंने और बिगाड़ दिया। लेकिन भारत मदद करना नहीं छोड़ा। अब हाल में ही नेपाल ने जो वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम के तहत चीन के उस कार्यक्रम में शामिल होने की घोषणा की, तो भारत समझ गया कि अब पानी सर से ऊपर गुजरने वाला है। चीन ने नेपाल का कई इलाके पर कब्जा कर रखा है। नेपाल नहीं बोला, लेकिन भारत ने एक अपने ही इलाके पर जब
एक रोड बनाया तो नेपाल चीन के इशारे पर बड़ा हल्ला भी मचाया था। उसी समय से खुन्नस भारत पाल रखा था और भारत को मौका मिल गया और भारत ने जब नेपाल की केवल एक सप्लाई बंद की तो नेपाल घुटने पर आ गया। नेपाल को पता नहीं कि बिना भारत की अनुमति के नेपाल सांस नहीं ले सकता, चीन उसकी मदद नहीं करेगा। चीन केवल तब तक मदद कर रहा है जब तक नेपाल भारत का विरोध कर रहा है। तो नेपाल को भी समझ लेना चाहिए कि नेपाल का असल हितैषी कौन है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।